चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स और उसके सिग्निफिकेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस, यानी कि इंडाइसेस का क्या यूज है ये। ठीक है, डिफरेंट टाइप। देखिए, इंट्रोडक्शन टू अ इंडेक्स। इंडेक्स एक स्टैटिकल इंडिकेटर है जिससे अपन मेजर करते हैं चेंज इन इकोनॉमी इन जनरल और स्पेसिफिक एरिया। जैसे किसी देश का इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अच्छा कर रहा है तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि हमारा देश भी अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कैसी कर रही है उसको भी बताता है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इंडेक्स क्या होता है, पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी डेट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर मार्केट और अ पोर्शन ऑफ मार्केट। ठीक है, उस मार्केट को या उसके पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंडेक्स हैज इट्स ओन कैलकुलेशन। इनकी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है। ठीक है, यूजली इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ चेंज फ्रॉम बेस वैल्यू। तो किसी भी इंडेक्स का एक बेस वैल्यू होता है, वहां से वो चेंज होते होते आज एक वैल्यू में पहुंचा है। ठीक है, जैसे द बेस वैल्यू माइट बी रिसेंट एज प्रीवियस डे। तो प्रीवियस डे को आपने बेस मान लिया, या मैनी ईयर्स इन पास्ट, यानी कि पास्ट में किसी इंडेक्स ने कैसा किया उसको आपने एक बेस मान लिया और उसमें परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है एक्चुअल न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब देखिए, फिनेंशियल इंडाइसेस जो है वो क्रिएटेड टू मेजर प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स, हाँ, ट्रेजरी सर बिल। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर। हाँ हाँ सर जैसे हम इसमें मतलब पास्ट का सर वो होता है ना डेटा, मतलब जो हाँ हाँ एवरेज हम लेते हैं हाँ 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 वो सर इंडेक्स फंड में मतलब जो भी इंडाइसेस होता है वो सर शो हाँ करता है। हाँ हाँ तो सर जैसे तीन चीज होती है, मीन मीडियन मोड। हाँ हाँ तो सर मीडियन में हमको बताया फाइनेंस में कि सर जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो हम मतलब उसके लिए हम मीडियन लेते हैं। हाँ हाँ। तो सर ये जो मतलब इंडेक्स होता है सर, इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं तो सर इसमें हम मीन लेते हैं या मीडियन लेते हैं? ये इसको अभी अपन आगे देखेंगे, इसके तीन जो कैलकुलेटिव पार्ट है ना हाँ उसमें सर। ये समझ में आएगा। इसमें मीन मीडियन का नहीं है, इसमें एक वेटेज अच्छा। के अनुसार है। ठीक है, या तो आप अच्छा। स्टॉक को वेटेज दे रहे हैं, जैसे आज के डेट में रिलायंस का, एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है उसके अनुसार निफ्टी को अपन देखते हैं। वैसे ही हम्म। कुछ जगह कैलकुलेटिव कैलकुलेशंस के और पार्ट हैं, उसको देखते हैं। इसमें मीन मीडियंस का ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ, तो ये अभी अपन आगे देखेंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉक इंडेक्स क्या होता है। एक स्टॉक इंडेक्स इंडिकेटर होता है परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट। ओवरऑल मार्केट कैसा कर रहा है, या पर्टिकुलर सेक्टर। सेक्टर मीन्स आप आईटी सेक्टर ले लीजिए तो आप निफ्टी आईटी को देखते हैं या बीएससी आईटी को देखते हैं। फार्मा को देखना है तो एनएससी फार्मा को देखते हैं, एफएमसीजी को देखते हैं। फिर इट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, मैनेज पोर्टफोलियो। ठीक है, चाहे आप इंडिविजुअल बनाए हो चाहे म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, जैसे इंडेक्स ने 12% रिटर्न दिया एक साल में, और आपका जो म्यूचुअल फंड या आपने जो इंडिविजुअल जो बनाया पोर्टफोलियो उसका रिटर्न 13% है, या 12% ना होके 10% है। तो अपन बोलते हैं ना कि हमारा पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड ने बीट किया इंडेक्स को, या अंडर परफॉर्म रहा इंडेक्स से। ठीक है, इट इज यूज एज अ अंडरलाइन फॉर फिनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, वेरियस प्रोडक्ट इन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट आर बेस्ड ऑन इंडाइसेस एज द अंडरलाइन असेट्स। ठीक है, अब मार्केट इंडाइसेस कितने टाइप के होते हैं, यहां से क्वेश्चंस भी आता है, थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ईच स्टॉक्स को वेट दिया जाता है उसके मार्केट कैप के अनुसार। जिसका मार्केट कैप ज्यादा होता है उसको ज्यादा वेटेज मिलता है इंडेक्स में। ठीक है, तो हायर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, हायर इट्स वेटेज इन इंडेक्स। ठीक है,
मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट वैल्यू होता है कंपनी का। इसमें कैसे मार्केट कैप निकालते हैं? जैसे कि आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट मार्केट प्राइस से। आउटस्टैंडिंग शेयर्स ना, आउटस्टैंडिंग टोटल शेयर नहीं, जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से, तो उसका मार्केट कैप आ जाता है। ठीक है, सर आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे मतलब जितने किस तरह फ्लोटिंग से? है, जितने फ्लोटिंग शेयर्स हैं उसके मतलब जितने मार्केट पब्लिक में। डोमेन में हाँ अवेलेबल हाँ है। हाँ हाँ हाँ। जो अच्छा। जो डाइल्यूटेड नहीं हुए हैं। ठीक है, एक ऐसा नहीं होता कि पूरे स्टॉक्स को रखा जाए, जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो। ठीक ओके है, ओके ओके। हाँ, उसके अकॉर्डिंग। भले ही आपने रखा है, आपने शेयर्स आपके पास है, आप ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो शामिल है उसमें, आउटस्टैंडिंग शेयर्स में। ठीक है, जैसे कंपनी, एबीसी एक कंपनी है, उसके 5 करोड़ शेयर्स है ये। ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, शेयर का प्राइस है 120 रुपीज। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? 600 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा बताया गया है कि 5 स्टॉक्स है इंडेक्स में, और बेस वैल्यू इंडेक्स का 100 है जब 1995 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा स्टॉक प्राइस जनवरी 1 1995 में क्या था? 150 रुपए प्राइस था। नंबर ऑफ शेयर्स इन लैख 20 लैक्स थे। स्टॉक बी वाई है, उसका शेयर था 300 रुपीज का। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 12 थे। सी एक्स 450। डी डब्ल्यू एक ऐसी एग्जाम्पल दिया है, इसके 30 लाख शेयर्स थे। ईयू के थे 8 लाख शेयर्स। ठीक है, तो मार्केट कैपिटल आपका बेस था 100 का 1995 में। ठीक है, जैसे अगर इसको 100 लिया जाए। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडेक्स ऑन January 1 1995 इज ₹18,800। ठीक है, जो कि टोटल सम है मार्केट प्राइस का मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ शेयर ऑफ ईच स्टॉक इन इंडेक्स। ठीक है, विथ चेंज इन मार्केट प्राइस। तो 1995 में था 18,800 लैक्स, और अभी कितना हो गया है ये? 42 लैक्स 42,500 ठीक है, 42,500 लैक्स, सॉरी। तो मार्केट कैप कितना था इसका जनवरी 1995 में? इक्वेटेड टू 100। तो अभी न्यू वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेट करेंगे तो 42,500 डिवाइडेड बाई 18,800 इंटू 100, इसको बेस माना गया था। ठीक है, 18,800 को उस समय का। तो अभी उसका कितना आ रहा है वैल्यू? 226। ठीक है, तो इंडेक्स का जो बेस था 100, उससे उसका न्यू वैल्यू आया 226। ठीक है, तो चेंज इन इंडेक्स वैल्यू कितना हुआ? 126%। ये ऐसे निकाला जाता है इसको, मार्केट कैपिटलाइजेशन बाई जिस स्टॉक्स को वेटेज दिया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा और कैलकुलेशन देखिए। ओल्ड प्राइस था 150, नंबर ऑफ शेयर इन लैक्स थे 20, तो कितना है? 3,000 लैक्स। ये आ गया सेकेंड स्टॉक का 36, थर्ड का 72, फोर्थ का। तो टोटल इसकी वैल्यू आ रही थी 18,800। ठीक है, ओल्ड वेटेज इसका 1 था। ठीक है, अब न्यू कैप के अनुसार देखिए यहाँ पे वेटेज कितना है। स्टॉक ए का वेटेज था 0.16, स्टॉक 2 का वेटेज था 0.19, स्टॉक 3 का 0.38, स्टॉक 4 का था 0.16, स्टॉक 5 का है 0.11। अब लेटेस्ट प्राइस के अनुसार सबसे ज्यादा वेटेज देखिए चेंज हो गया। ए जेड का न्यू वेट हो गया 0.31। ठीक है, नया मार्केट कैप कितना हो गया इसका? 13,000। ठीक है, ये लैक्स में है ना। सेकेंड स्टॉक का प्राइस 300 से बढ़ के कितना हो गया? 450। इसका न्यू मार्केट कैप 5,400। थर्ड का स्टॉक का जो प्राइस था 450 था, यहाँ पे 600 हुआ, तो उसके वेटेज में कमी आई। फोर्थ का 100 रुपीज था, ये हो गया
350, फिफ्थ का 250 था, ये बढ़ के हो गया 500। तो इनका मार्केट वेट पहले कितना था और अभी कितना हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग इनका मार्केट में जिनको ज्यादा वेटेज मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे अपन इंडिया में करते हैं, अपने देश में सेंसेक्स और निफ्टी, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए टाइम के अनुसार वेटेज चेंज होते रहता है। ठीक है, क्लियर सर? ओल्ड वेटेज यहां हो गया न्यू वेटेज, हाँ सर, आगे समझ में। है ना। ये यहां से क्या चीज आती है पता है, क्वेश्चन क्या आता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथड के अनुसार कौन से इंडाइसेस है, सेंसेक्स और निफ्टी। या क्वेश्चन आ जाता है सेंसेक्स और निफ्टी में कौन से किसके अनुसार डिजाइन होते हैं, लेकिन ये अर्लियर डिजाइन है ना। ठीक है, फिर सेकंड मेथड होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्विटी होल्डिंग इज डिवाइडेड डिफरेंट अमॉन्ग वेरियस स्टेक होल्डर्स, प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल। ठीक है, द मार्केट हैज स्टार्टेड टू सेग्रीगेट दिस ऑन बेसिस ऑफ व्हाट इज रेडिली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है, तो यहाँ फ्री फ्लोट में कौन से मार्केट का यूज होगा, जो केवल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है और क्या नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो द वन अवेलेबल फॉर इमीडिएट ट्रेडिंग इज कैटेगराइज एज फ्री फ्लोट। और यहां जब आउटस्टैंडिंग की बात थी तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो स्टॉक्स अवेलेबल भी हैं और जो ट्रेडिंग के लिए भी अवेलेबल है, दोनों की बात है। लेकिन यहाँ पे केवल जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, इमीडिएट ट्रेडिंग यानी फ्री फ्लोट है। तो इफ वी कंप्यूट द इंडेक्स बेस्ड ऑन वेटेज ऑफ ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इट्स कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक इंडाइसेस ग्लोबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव मूव टू फ्री फ्लोट। पहले लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में फ्री फ्लोट बेसिस का यूज किया जाता है सेंसेक्स, निफ्टी और एसएक्स 400 में। ठीक है, थर्ड मेथड है प्राइस वेटेज। अब इसमें क्या होता है कि दिस इज स्टॉक एक्सचेंज इन विच ईच स्टॉक इन्फ्लुएंस द इंडेक्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स प्राइस। जिनको ज्यादा प्राइस होगा उनको ज्यादा वेटेज मिलेगा और ग्रेटर इन्फ्लुएंस मिलेगा ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। जैसे यहाँ 1995 में ये 5 शेयर्स हैं, इसका प्राइस 150 था, ये 650 हो गया। ये प्राइस 300 था, ये 450 हो गया। ये 450 था, ये 600 हो गया। ये 100 था, 350 हो गया। ये 250 था, ये 500 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस वेटेड इंडेक्स है सम ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक इंक्लूडेड इन सभी को सम कर दिया अपन 150, 300, 450, 100 एंड 250। तो इसका सम आ गया 250। ठीक है, तो ये करंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज द सम ऑफ करंट प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक इंक्लूडिंग द इंडेक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक। और यहाँ पे 650, 450, 600, 350 एंड 500 इसको अगर टोटल किए तो इसका करंट वैल्यू आ गया 510। तो आप यहां देखिए टोटल इसको एवरेज किया गया है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं देखा गया है कि किसको कितना वेटेज मिला है। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ केवल प्राइस को डिटरमाइन किया गया है और सिंपल एवरेज कर दिया गया है। और यहां से अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो कितना आ रहा है, 104। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे स्टॉक प्राइस था 150, वेटेज था 0.12, करंट प्राइस 650, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 333। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस वेटेज हो गया 40%। यहाँ 300 था, इसके प्राइस में कितना चेंज आया, केवल 50%। पहले वेटेज कितना था, अब परसेंटेज प्राइस चेंज इन प्राइस इनटू वेट, तो ये 12% हो गया।
इसका 450 था, ये 600 हो गया, ये भी 12% हो गया। ये 100 था, इसका प्राइस बढ़ के 350 हो गया, ये 20% हो गया। ये 250 था, ये बढ़ के 500 हो गया, तो इसका वेटेज हो गया 20%। तो टोटल अगर आप प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो ये 1250 था, करंट प्राइस हो गया 255। ठीक है। ऐसे इंडेक्स जहां पे प्राइस वेटेज इंडेक्स में को प्रायोरिटी दी जाती है, उसमें है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड निकी 225। ये पॉपुलर प्राइस वेटेज इंडाइसेस है। यहां से भी यही क्वेश्चन आएगा कि कौन से इंडेक्स प्राइस वेटेज इंडेक्स होते हैं। तो डाउ जोन्स एंड निकी 225। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। भले ही एक बार ये कैलकुलेशन नहीं आता यहां से, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंडाइस प्राइस वेटेज इंडाइसेस में क्या शामिल होता है, और फ्री फ्लोटिंग में कौन से इंडाइसेस इंक्लूडेड हैं, और अर्लियर किसका यूज किया जाता था, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन से इंडाइसेस कौन से मेथड से कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर होता है इक्वल वेटेज। ये इक्वल वेटेज क्या है कि आपका प्राइस कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सभी को इक्वल ही वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइस मान लीजिए एक स्टॉक का नाम पी है, क्यू आर एस है, इसका प्राइस है 100, 150, 125। ठीक है, क्वांटिटी इसकी है 300, 200, 250। वैल्यू कितनी है इसकी, सेम है। वेटेज कितना है, 0.25, 0.25, 0.25 यहाँ पे। ठीक है, तो करंट प्राइस इसका कितना हो गया, 100 से 150, 150 से 130। ठीक है, और इसकी करंट वैल्यू हो गई 30,000 से बढ़ के 45,000। ये 30,000 से घट के 26,000 हो गई। ये 30,000 से बढ़ के 48,000 हो गई। ये 30,000 से बढ़ के 27,000 हो गई। अब इसमें प्राइस चेंज कितना हुआ, 50%। इसमें हुआ -30, इसमें हुआ 60%, इसमें -10%, क्योंकि 200 प्राइस था, ये घट के 180 हो गया। ठीक है, तो इसको प्राइस चेंज इनटू ओल्ड वेटेज से अगर निकालेंगे तो ये 12% आता है, ये -0.333% आता है, ये आता है 15%, ये 0.25%। ठीक है, तो इस ऐसे इंडेक्स में जैसे पूछा जाएगा कि इक्वल वेटेज इंडेक्स में सभी स्टॉक को बराबर इक्वल वेट दिया जाता है। ठीक है, सभी को बराबर वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी स्टॉक्स में देखा गया, हमने स्टॉक्स में देखा होगा कि कई बार केवल कुछ इंडियन स्टॉक्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो खिलाफ है, आपने देखा होगा एक तो स्टॉक ही पूरे निफ्टी को या सेंसेक्स को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि उनका वेटेज होता है। ठीक है, और फ्री फ्लोटिंग वेटेज भी होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा इक्वल वेटेज वाला काम वहां पे नहीं होता। यस यस। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ सर जैसे मैंने सुना है कि जो सेबी रजिस्टर्ड मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होते हैं, हाँ हाँ वो लोग किसी भी सर जैसे पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं, यूट्यूब होता है, ये जैसे आप भी क्लास ले रहे हैं, हाँ तो हाँ किसी मतलब स्टॉक का नाम लेने से बचते हैं। हाँ हाँ ये कहते हैं कि आप किसी भी मतलब स्टॉक को बेस मान लीजिए या एग्जांपल ले हाँ। लीजिए। तो सर ये इसके पीछे कोई रीजन होता है मतलब सर, ताकि हमें भी आगे पता चले कि सर हम कहीं पर कुछ बोल रहे हैं तो कोई मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म ना नहीं हो, नहीं। इसके पीछे हाँ, सर क्या रीजन रहता है? उसमें क्या होता है ना सर कि जैसे बहुत से लोगों को आप पर ट्रस्ट है। ठीक है, हाँ आपका वो देख रहे हैं, आपने नाम लिया किसी स्टॉक का, हाँ। तो हो सकता है उस स्टॉक को कल वो खरीदने चले जाएं। हम बात अच्छा। कर रहे हैं प्लस या माइनस दोनों की। मैंने हाँ बहुत अच्छा बोल दिया तो लोग खरीद लेंगे, मैंने खराब बोल दिया तो वो बेच देंगे। हाँ हाँ तो वो हाँ। उससे क्या होता है, प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। तो देखिए एजुकेशन पार्ट, हाँ, लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ चीजों को मिसयूज ज्यादा कर दिया जाता है, तो ऐसे नियम आ जाते हैं। अब सेबी का ये कहना है कि आप 3 महीने पुराने डेटा से एजुकेशन दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे आते हैं और बहुत सारे लोग लेते भी है स्टॉक से, नाम अभी भी लेते हैं।
लेकिन क्या है कि किसी को क्यों फंसाना। ठीक है, हम्म हम्म पैसा अलग हम्म चीज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भी जेम्स खोज सकते हैं मार्केट में। जैसे अपन भी बैठते हैं, ट्रेडिंग व्यू का जब चार्ट अपन भी देखते हैं तो हमको पता रहता है कि हमने जो सीखा है 4 5 साल 10 साल में, तो हमको ये हम्म, पता है कि किसमें क्या करना है और किसमें क्या नहीं हाँ करना है। ठीक है, हाँ। पैसा बने या ना बने वो अलग चीज, लेकिन हमको ये पता रहता है किससे दूर रहना है, किसको किसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो ऐसा है, बहुत सारी चीजें हैं। आज भी लोग, अब क्या कहें मार्केट के बारे में तो बोलना ही, लिक्विडिटी नहीं है। अब ये आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि लोग ऐसे ऑप्शन में ऐसे ऐसे स्टॉक्स के बारे में बता देते हैं लोगों को, ट्विटर में हम्म सोशल मीडिया में, जिसमें लिक्विडिटी नहीं। हम्म। आप बाय करोगे तो 10 रुपए ज्यादा दोगे, सेल करोगे 10 रुपए ज्यादा दोगे, तो 20 रुपए का अच्छा लॉस तो आप वहीं कर गए। अच्छा। ये ऑप्शन में सीखना बहुत जरूरी है, और एफएनओ में। ओके ओके ओके। अभी आगे ठीक है आने वाली सर। क्लासेस जो चैप्टर 3 शुरू होगी ना, हाँ सर। उसमें है बहुत दिलचस्प, आपको यानी डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके ओके। अभी जो मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, हाँ जैसे मैंने सर। बता दिया कि डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज और निकी, ये होता है हाँ हाँ प्राइस हाँ हाँ वेटेज इंडेक्स, ये यहाँ से कुछ हाँ। क्वेश्चन आते हैं। और ये यहाँ पे मैंने बताया आपको फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स में सेंसेक्स निफ्टी और SX 400। ठीक है, एस एक्स हम्म। फोर हंड्रेड नाम से आ जाता है, फुल फॉर्म कभी नहीं आता उसका। ठीक अच्छा है, सर, वैसे ये SX 400 सर मतलब कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? ये अपने आगे देखेंगे अपन, इसको मैं भी अच्छा नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छा रिलेटेड कभी अच्छा अच्छा। क्वेश्चन आए नहीं। SX 400 नहीं है, SX 40 है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। इस अच्छा इसका सर नाम, एक, हाँ हाँ इसका सर नाम एक कंफ्यूजन और MSCI था। भी है। हाँ हाँ सर हाँ जैसे मतलब हमने सुना है सर कि सर कोलकाता में भी कोई एक्सचेंज चलता हाँ, था पहले कोलकाता शायद। एक्स है ना, है ना। तो सर ये मतलब मतलब अगर हम देखें अहमदाबाद में तो भी सर, है। हाँ मतलब सर ये क्या कहानी रहती है इसके पीछे? कुछ नहीं है, वो एक्सचेंज है, आपको आप वहां पे बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि लोगों को केवल दो ही पता है, तो भाई जहां पे ट्रस्ट है वहां बाय करेंगे, अपने को क्या करना है, स्टॉक तो वही मिलना है। लेकिन जहां पे हमको अच्छा भरोसा रहेगा वहां से अपन करे देंगे। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज अभी अच्छा है कि अच्छा। नहीं है, मैं यानी कि उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं किया है। हाँ, ओके दिल्ली ओके। का भी है, लेकिन बहुत सारे क्या है ना, फ्रॉड फ्रॉजरी होते करके लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब मुझे ना उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। जब अच्छा मैंने, अच्छा ठीक है सर। हाँ जब मैंने ना शायद आते, जब मैंने म्यूचुअल फंड या किसी क्लास की थी तो वहां पे उन्होंने बताया था कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली और एक दो शहर और बताए थे, वहां पे थे लेकिन बंद हो गए। अच्छा। या ओके। है लेकिन उतने उसमें वॉल्यूम नहीं मिलता है। अब, अच्छा। हाँ तो अपने लिए काम का निफ्टी है और BSE है। ओके ओके ओके। हाँ, दिल्ली में था और प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का, लेकिन बहुत मुश्किल है ट्रस्ट। अभी एक MSCI इंडेक्स भी है। ठीक है, जो SX 40 की बात हो रही थी ना, वो MSCI का ही नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ये भी इंडिया का ही है, लेकिन इसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। ठीक है, अच्छा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जून 2013 पे में वहां पे डेरिवेटिव ट्रेड स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या है, ऐसे अपन जैसे डिस्कस कर रहे हैं ना, इससे हमको ऑप्शन का तो नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में ना अपने को कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा, भले ही हम हाँ हाँ स्टॉक का हाँ नाम हाँ। ले या ना ले। एक 1 आवर्स डेली का अगर स्टडी की जाए इस तरीके से, हाँ सर हाँ सर हाँ तो वो सर। ज्यादा अच्छी होती है। बहुत हाँ सारी सर। चीजें देखिए, टू बी फ्रैंक, मार्केट इतना ब्रॉड है ना कि हर चीज हर इंसान को नहीं पता होती। हाँ सर वो तो किसी को भी हाँ नहीं पता आज तक। हाँ, ठीक है, तो वैसे ही है, बहुत सारी हाँ। चीजें अभी अपन सीखेंगे ऑप्शन एंड फ्यूचर के बारे में। तो एक गुड मार्केट इंडेक्स का क्या होता है एट्रीब्यूट? पहली हम्म। चीज, इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर। मार्केट के बिहेवियर को अच्छे से बताए, ऐसा ना हो कि मार्केट चल कुछ रहा है, इधर कुछ और बता रहा है। ठीक है, सेकंड, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, और ये फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मार्केट पार्टिसिपेंट।
यानी किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के इन्फ्लुएंस से फ्री होनी चाहिए, आजाद होनी चाहिए, थर्ड पार्टी चलाएगा, ठीक है, और प्रोफेशनली मेंटेन होनी चाहिए, मेंटेन। अब मैंने आपसे जो बात की थी यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है, ये है इम्पैक्ट कॉस्ट। यहां से क्वेश्चन आता है सर, और ये अच्छा। इम्पैक्ट कॉस्ट आपको बहुत जगह सुनने को भी मिला होगा, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है पता है? जहां पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां बड़े ऑर्डर, लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना प्राइस के मूवमेंट के, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। आपको बाय करना है 1 लाख शेयर्स, अच्छा। किसी भी कंपनी ए का 1 लाख शेयर, हम्म। उसका प्राइस है 100। हम्म। तो वो मान लीजिए वो रिफ्लेक्ट हुआ, 1 लाख शेयर लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि मूवमेंट नहीं मिलेगा, भले ही यहाँ पे लिखा है विदाउट मूविंग द प्राइस, तो कम से कम 102 रुपए ज्यादा से ज्यादा 1 लाख शेयर के लिए, ठीक है। हम्म। अब यही मैं 1000 शेयर बाय करने जाऊं और वो स्टॉक 100 रुपए चल रहा है, सामने वाला हम्म। बोलता है मैं 110 में दूंगा, उसके बीच में जो बीड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस है वो 10 रुपए है, फिर तो गया मेरा, तो हो गया लॉस यहीं पे 10 रुपया का। 1000 हम्म। इंटू 10 कितना हुआ? 10,000, तो यही लॉस हो गया मेरा। हम्म। इम्पैक्ट कॉस्ट दिया मैंने, या 1 लाख शेयर खरीदने हैं और 2 रुपए में, चलो ठीक है मेरे को मैनेज हो जाएगा, ये तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया। यानी कि कई तो स्टॉक रहते हैं जिसमें 10 पैसे की भी मूवमेंट में काम हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, अच्छा। अब ये आप कभी देखिएगा ऑर्डर बुक में जाके, बाय क्वांटिटी कोई स्टॉक का है ना, ऑप्शन का, या 4 रुपया चल रहा है, 1000 क्वांटिटी, प्राइस क्या चल रहा है? 4 रुपए। सेलर कितने में मांग रहा है? सेलर कितने में सेल करना चाह रहा है? 4 रुपए 50 पैसे में। सर ये एक तरह का प्रीमियम होता है क्या, इम्पैक्ट कॉस्ट? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना, ये प्रीमियम नहीं होता है। जैसे मैं बाय करना चाह रहा हूँ 4 रुपए में, सेलर चाह रहा है 4.5 रुपए, ठीक है, और उसको क्वांटिटी कितनी सेल करनी? 2000। एक मैं बाय करना चाह रहा हूँ 3 रुपए 90 पैसे में, सेलर कितने में सेल कर रहा है? 4.55। ये कभी आप देखिएगा उसका ऑर्डर बुक को देखेंगे ना, लाइव मार्केट में किसी भी ऐप में, उसमें दिखाता है ये 3 रुपए 80 पैसा, अच्छा। ये 4 रुपए 70 पैसा, डिफरेंस देखिए दोनों का। यहाँ 50 पैसे का हम्म। डिफरेंस है, यहाँ 65 पैसे का। यस, ठीक है, नहीं स्प्रेड नहीं है ये 3 रुपए 80 पैसा, ये 4, ये केवल बिड एंड आस्क प्राइस की बात हो रही है सर, एक बायर अच्छा है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, सर जैसे मोल भाव करते हैं। मोल भाव हो रहा है, ये एक बता रहा है इसको, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्प्रेड है, लेकिन कैसा है देखिए, इन ऑर्डर बुक दे आर 4 बायर ऑर्डर एंड 4 सेलर ऑर्डर, ठीक है। हम्म। बेस्ट बाय और बेस्ट सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 पैसे का है, जिसको बिड एंड आस्क स्प्रेड बोला जाता है, ठीक है। बिड अच्छा एंड आस्क स्प्रेड, सॉरी मैंने थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया कि आप कहीं वो स्प्रेड की तो बात नहीं कर रहे हैं जो ऑप्शन स्ट्रेटजी इसमें यूज होती है, ठीक है, ये अच्छा बिड अच्छा अच्छा। आस्क स्प्रेड बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक जो है। डिफरेंस है बायर और सेलर के बीच में, ठीक है, ये हाँ। है बिड एंड आस्क स्प्रेड बोला जाता है। जैसे कि आपको 100 शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, तो इट वुड बी मैच अगेंस्ट द बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर, तो 4.5 रुपए में मैच होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम प्राइस है 4.5 रुपया, ठीक है, हम्म। तो आपको कितने में बाय किया आपने? 4.5 रुपए में। हम्म। अगर आप सेल का ऑर्डर करते हैं तुरंत, तो आपको सबसे जो मैच करेगा मार्केट सेल ऑर्डर फॉर 100 शेयर, इट वुड बी मैच अगेंस्ट द बेस्ट अवेलेबल बाय ऑर्डर एट 4, ठीक है। अगर हम्म। आप 100 सेल कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होगा 4 रुपीज, तो हम्म। शेयर वुड बी सोल्ड एट 4 रुपीज। और अगर पर्सन इमीडिएट बाय करना चाहता है, ठीक है, इमीडिएट बाय एंड सेल देम इमीडिएटली, आप तुरंत बाय करना चाहते हो और तुरंत सेल करना चाहते हो, तो ही इज पुअर्ड बाई बिड आस्क स्प्रेड, जिससे उसको लॉस होगा 50 रुपए का। क्यों? यहाँ पे प्राइस है 4.5 और यहाँ पे प्राइस है 50, आप बाय किए, ठीक है, तुरंत, और आपने सेल किया तुरंत, तो कितने का लॉस हुआ आपको? 50 रुपए का, केवल 100 शेयर का, ठीक है। और इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट
आपका इंक्लूड नहीं है, केवल आपको बिड आस्क स्प्रेड में आपको 50 रुपए का लॉस हुआ। हम्म, ठीक है, केवल 100 शेयर की यहाँ पे बात। अब कोई है, ये बिड आस्क स्प्रेड में आपको 50 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, आपका ट्रांजेक्शन साइज 100 शेयर्स का था। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ अलग लगे होंगे। अब कोई पर्सन है जो बाय करना चाहता है और सेल करना चाहता है तुरंत 3000 शेयर। ठीक है, तो आपने बाय किया। ठीक है, 1000 शेयर मिले 4 रुपए में, फिर मिले 3 रुपए 90 पैसे में, फिर थर्ड मिला 3 रुपए 80 पैसे में। देखिए, 4, फिर 3 रुपए 80 पैसा। ठीक है, फिर आपने तुरंत उसको सेल किया, तो 4.5 और 4.55। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपका ऑर्डर साइज 3000 शेयर का हुआ इन कंपैरिजन टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ 100। तो जो आपका बिड आस्क स्प्रेड है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा आपको कितना बड़ा लॉस होगा यहाँ पे। इसको मैं अभी और डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे बिड आस्क स्प्रेड जो है वो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट स्मॉल ट्रेड में छोटा था, लेकिन जब आपने बड़ा ट्रेड लिया तो आपको इम्पैक्ट कॉस्ट कितना पड़ा, ये आप देखिएगा। आपने बाय किया कितने में, 4 प्लस 4.5 रुपया, डिवाइडेड बाई एवरेज करूं तो 4 रुपए 25 पैसे का प्राइस आता है। क्यों? क्योंकि 2000, 2000 प्लस 1000। ठीक है, तो आपका प्राइस कितना है, 4 रुपए 25 पैसा। ठीक है, और आपका लार्जर ट्रांजेक्शन साइज था, बाय एंड सेल आपने किया वेरी क्लोज टू द आइडियल प्राइस 4.25। ठीक है, तो while trading you will pay more than 4.25% पर शेयर while buying। ठीक है, और जब आपने सेल किया तो आप रिसीव करोगे लेस देन 4.25। तो आपको तुरंत बाय और तुरंत सेल करने में जो लॉस हुआ उसको बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है, आपने जो बाय किया तुरंत, फिर आपने तुरंत उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो आपको जो लॉस हुआ, या ठीक है, वो क्या हुआ, इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है, आपने बाय किया तो 4 रुपए 25 पैसा, और जब आपने उसको सेल किया तो उसको आपको 4 रुपए 25 पैसे से कम मिला। ठीक है, अब इसको और डिटेल में देखिए। द परसेंटेज डिग्रेडेशन वाइल एक्सपीरियंस विज़ द आइडियल प्राइस, शेयर आर बॉट और सोल्ड। ठीक है, आप तुरंत बाय किया और तुरंत सेल किए, इस कॉल्ड इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट वेरी करता है ट्रांजेक्शन साइज से। जितना बड़ा आपका ट्रांजेक्शन साइज होगा वैसा। जैसे आपने 1000 स्टॉक बाय किया, बाय, और यहाँ पे सेल किया तुरंत। ठीक है, 2000 आपने बाय किया 9.7 में, 3000 आपने 9.6 में। ठीक है, तो अगर आपको 1500 शेयर बाय करने, तो आपको 9 रुपए 80 पैसा और 9 रुपए 90 पैसा, इसको डिवाइड किया मैंने। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना है, 9.85। लेकिन एक्चुअल बाय प्राइस कितना है, ये हुआ 1000 × 9.9 प्लस 500 शेयर जो अब मैंने 10 रुपए में सेल किया, तो 9.93। तो ये जो इम्पैक्ट कॉस्ट आया 0.84%। आप यानी कि बिना खाए पिए कुछ भी आपको 0.84% का आपको मार्केट को ऐसे ही देना पड़ेगा, ये कहलाता है इम्पैक्ट कॉस्ट। ये समझ में आया सर आपको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक बार खुद एक से ना बार और, दोबारा से गो हाँ थ्रू देखिए, करूंगा। हाँ देखिए, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि हाँ जैसे मैंने बाय किया, ठीक है, 4 रुपए में। हाँ हाँ ठीक है, फिर 1000 शेयर मैंने 3 रुपए 90 पैसे में। ठीक है, हाँ फिर उसके बाद तुरंत मैंने 1000 3 रुपए 80 पैसे में। ठीक है, आपको हाँ। इमीडिएट बाय और सेल करना है। ठीक है, हम्म। आपका सेल ऑर्डर जो है वो हिट करेगा इस तरीके, और बाय ठीक ऑर्डर जो हिट करेगा वो सेल ऑर्डर। ठीक है, आपको ठीक है। बाय करना है तो आपको सेल ऑर्डर हिट करेगा।
और आप जब खुद सेल करोगे तो बाय ऑर्डर आपका हिट करेगा। मतलब सर एक हाथ बेच रहा है दूसरे हाथ खरीद रहा है, हाँ यही तो कहना चाह रहे हैं ना हाँ आप? हाँ हाँ हाँ, देखिए आपने बाय किया, ठीक है, हाँ। तो पहला पहला आपने बाय यानी कि आपने सेलर से खरीदा ना, हम्म। फिर उसके बाद आपने सेल किया, तो हाँ आप जब सेल करोगे तो एक बायर खरीदेगा, तो उसके हाँ हाँ बीच का जो हाँ प्राइस का जो डिफरेंस है, इमीडिएट बाय और सेल करने में जो आपको लॉस हुआ, वो होता है इम्पैक्ट हाँ। कॉस्ट। उसको एक तरीके से ये लॉस ही होता है, ठीक है। अच्छा। क्लियर, इसको केवल थ्योरेटिकल समझिएगा। ये हो सकता है कि ये जो एग्जांपल है इसको अगर मैं ना समझाऊं आपको, आपको मैं शुद्ध हिंदी में, जैसे आपने बोला था कि मैंने 100 रुपए में बाई कर लिया हाँ तुरंत सर। हाँ 1000 शेयर, सर। ठीक है, अब मेरे को इमीडिएट सेल कर, तो मेरे को कितना 1 रुपया ज्यादा देना पड़ा, हाँ हाँ हाँ। ये हुआ इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है। लिक्विडिटी जहां पे नहीं होती है वहां पे इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होता है, और आपका ट्रांजेक्शन साइज बड़ा हो तो आपको इम्पैक्ट कॉस्ट देना पड़ता है, अच्छा। ठीक है, अगर मैं इसको थ्योरेटिकल भाषा में समझाऊं तो। जैसे प्रैक्ट सर मैं ये कह रहा था कि ये जो हाँ आपने डिफरेंस बताया, ये प्रैक्टिकल जब हम ट्रेड करते हैं हाँ तो जो हाँ दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एग्रेसिव और पैसिव। हाँ हाँ एग्रेसिव सेलर और बायर, तो जब मुझे तुरंत एग्जिट करना है तो मैं तो हाँ उसको सेल कर पाऊंगा जो तुरंत बाय करे। हाँ 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 तो हाँ वहां पर जो डिफरेंस आया ये वही कहना चाह हाँ, रहा ये है। वही है, ये वही है, हाँ ये वही है, राइट। तुरंत तुरंत आपने हाँ तो बाय ये सेल कर दिया। ये बेसिकली एग्रेसिव बायर्स और सेलर्स बायर्स के और बीच का सेलर्स के लिए ट्रांजैक्शन होगी, है। यस यस यस। ये जी। इमीडिएट बाय और सेल, जैसे मैंने ट्रेड किया 100 में और मेरे को तुरंत सेल हाँ करना है तो 101, लेकिन मैं तो हाँ अगर हाँ हाँ। इन्वेस्टर हूं तो मैं तो सेल ही नहीं करूंगा ना, मैं तो 100 में बैठा हूं वहां ले लिया, मुझे तो 2 साल 3 साल के लिए रखना है, तो वहां पे कोई काम ही हाँ नहीं है इम्पैक्ट कॉस्ट का। हाँ सर मैं समझ गया सर, तो हाँ, इसका सर इंट्राडे में ज्यादा यूज होता होगा। इंट्राडे में जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती, हम्म। इसलिए आप देखेंगे कि निफ्टी में आपको ऐसी दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छा। निफ्टी या जो निफ्टी 50 के भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें ऐसी दिक्कत नहीं जाती। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है ना, तो कल मार्केट ओपन होगा ना, तो किसी भी ऐप में देखिएगा ऑर्डर बुक जो होता है, अच्छा। या जहां पे बीड एंड आस्क प्राइस आपको दिखाता है, नाम कई लोग अलग अलग रखते हैं, बीड एंड आस्क, तो वहां पे आप हाँ। डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पे बीड हो रहा है 100 में, आस्क प्राइस है 101.5, यानी आप समझ जाओ कि यहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट आपको लगेगा। Yes. अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, डेप्थ ऑफ मार्केट। हम्म। फिर होता है इंडेक्स का मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिवीजन प्रोसेस इज डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जैसे बीएससी को मैनेज किया जाता है, बीएससी का जो इंडाइसेस है उसको एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और एनएससी इंडाइसेस को मैनेज किया जाता है एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। जो मेंटेनेंस होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, कौन से चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक्स, इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स होंगे, उनकी डिसाइडेड ऑन इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी जो अपन ने देखा है प्रीवियस। मेंटेनेंस का क्या मतलब है, कॉर्पोरेट एक्शन, इसको याद रखिएगा, बोनस, कॉर्पोरेट एक्शन इन्हें डिविडेंट आ गया, बोनस, बोनस जैसे अभी रिलायंस में आया था, राइट इशू आ गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, कॉन्सोलिडेट, स्प्लिट का जस्ट अपोजिट होता है कॉन्सोलिडेट, या मर्जर हो गया, ठीक है। तो रिवीजन ऑफ अ इंडेक्स डील विद द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स, रिप्लेसिंग सब एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। आपने देखा होगा निफ्टी में हर 3 महीने में न्यूज आती है कि कोई स्टॉक अंदर गया कोई बाहर आ गया, ठीक है। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक्स एंड शिफ्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। वैसे जिसका मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे जोमेटो, वो निफ्टी 50 में चला गया, ऐसा सुना था मैं। और एक और स्टॉक आपको याद होगा, जियो फाइनेंस शायद है ना। तो ये होता है,
कि कौन एंट्री ले रहा है, कौन एग्जिट ले रहा है, ये मेंटेनेंस कहलाता है। राइट इशू आ रहा है, बोनस आ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, ये सब मेंटेनेंस होता है। तो बीएससी को कौन मेंटेन करता है? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। और एनएससी को एनएससी इंडाइसेस। तो इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे हो? एक अच्छा इंडेक्स किसको कहते हैं? जिसमें बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन हो और लिक्विडिटी। डाइवर्सिफाइड इंडेक्स रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ ओवरऑल मार्केट एंड इकोनॉमी। जैसे निफ्टी, वो आपको बताता है ना कि मार्केट कैसा कर रहा है। या नेस्डेक या डाउ जोन्स देख के बोल देता है अरे यूएस तो खराब कर रहा है कि अच्छा कर रहा है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन से क्या हेल्प मिलती है? हमको रिस्क कम लगता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन कब तक? आप 100 स्टॉक ले लिए तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहलाता है। एक पॉइंट तक हेल्प करता है। ठीक है। जैसे आप 10 स्टॉक में से 20 स्टॉक में आप चले गए तो आपका रिस्क रिडक्शन तो हो गया। लेकिन 50 से 100 स्टॉक में चले गए तो आपका रिडक्शन इन रिस्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप 100 स्टॉक्स को अगर आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि बीटा का यूज कैसे होता है। तो एक समय तक डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करता है। ठीक है। ये समझ में आया डाइवर्सिफिकेशन वाला 100 to 20 ये आता है सर, यहाँ से कुछ ना कुछ आता है। ये यहाँ से कुछ ना कुछ पूछता ही पूछता है। तो इंडेक्स का डाइवर्सिफिकेशन या स्टॉक इन इंडेक्स कैसे चूज किए जाते हैं? पहला, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के द्वारा, लेड डाउन बाय इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर। अगर कोई स्टॉक उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तब उसका इंक्लूजन होता है इंडेक्स में। और फाइनल डिसीजन कौन लेता है रिमूवल और इंक्लूजन का? वो स्पेशलाइज कमिटी लेती है जिसको इंडेक्स कमिटी भी कहा जाता है। ठीक है। मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ इंडाइसेस इन डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूला यूज होते हैं, उसमें अपने को डीप में जाने की जरूरत नहीं। इन ऑर्डर टू कीप द इंडेक्स कंपेरेबल अक्रॉस टाइम, इंडेक्स नीड टू टेक इनटू अकाउंट कॉर्पोरेट एक्शन सच एज स्टॉक। फिर वही दोबारा चीज दिया, स्टॉक स्प्लिट, शेयर इशुएंस, डिविडेंड, रीस्ट्रक्चरिंग इवेंट। While index maintenance issue get triggered by corporate, index revision is continuous exercise to ensure that index captures the more vibrant lot of security in market and continuously to correct reflect the market. Market या इंडेक्स को ऐसा मेंटेन किया जाता है कि वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि प्राइस कुछ और भाग रहा है और वो कहीं और भाग रहा है। तो सही पिक्चर मिलनी चाहिए। कई बार होता है ना कि निफ्टी या कोई ऐसे इंडेक्स होते हैं जो गलत बताते हैं। रिलायंस ऊपर जा रहा है, सब स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, तो भी कई बार मैथमेटिकल या कुछ फॉल्ट हो जाती है। तो कई बार देखा होगा आपने कि हम लोग को देखते ही पता चल जाता है कि निफ्टी सही नहीं बता रहा है, कुछ टेक्निकल एरर आया पक्का यहाँ पे। तो वो भी होता है, वो पार्ट है। अब मेजर इंडाइसेस क्या है? S&P, सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200। ये SX40 वही है, MSCI। इसको याद रखिएगा, MSCI। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस कहाँ पे यूज होता है इंडाइसेस का? पहला, इंडेक्स फंड। This type of fund invest in specific index with the objective to generate return equivalent to the return of index। तो लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम जितने स्टॉक्स होते हैं इंडेक्स में, सेम स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। और कैसे खरीदते हैं? इंडेक्स के प्रोपोर्शंस के अनुसार, वेटेज के अनुसार। ठीक है। जैसे सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, वो सिमिलर रिटर्न देता है सेंसेक्स इंडेक्स के अनुसार, एक्सेप्ट ट्रैकिंग एरर। फंड होता है वो भी क्या करता है, सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 कंपनीज में इन प्रपोर्शन टू इन विच दे एग्जिस्ट इन द सेंसेक्स। सेम निफ्टी में होता है, निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं। ठीक है। सेम प्रपोर्शंस में
अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर इंडेक्स डेरिवेटिव होता है, इसका यूज कैसे करते हैं ये आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में देखेंगे। बस अभी के लिए जान जाइए कि इंडेक्स डेरिवेटिव जो अपन ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। ठीक है, index derivative are derivative contract which have the index as the underlying asset। ठीक है, index option and index future are the most popular derivative contract worldwide। ठीक है, index derivative का यूज होता है एज अ टूल टू hedge against the market risk। यस सर, बोलिए सर। हेलो, एनी क्वेश्चन सर? नहीं सर। इंडेक्स डेरिवेटिव जो यूज होता है ना एफएनओ में, ओके, इंडेक्स डेरिवेटिव का मेन यूज होता है मार्केट रिस्क से हेज करने में या रिस्क को कम करने के लिए। लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था कि हेजिंग क्या होती है। हेजर्स क्या करते हैं, वो अपना जो पैसा है उसको बड़े आने वाले खतरे से बचाते हैं, उसके लिए वो डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये होता है ईटीएफ, इज द बास्केट ऑफ सिक्योरिटी दैट ट्रेड लाइक अ इंडिविजुअल स्टॉक और इंडेक्स एक्सचेंज। जैसा अपन ने इंडेक्स फंड देखा था वैसे ही इसका ईटीएफ होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है ओवर द म्यूचुअल फंड, as they can be bought or sold on the index exchange। ETF are traded on exchange, इंट्राडे ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल होता है। इसमें जो कॉस्ट होता है और इसका जो बास्केट ट्रेडिंग भी होता है स्मॉलर साइज का होता है, इसमें लोअर ट्रांजेक्शन लगता है और इसका रिटर्न भी कंपेयर टू इंडेक्स या सेम जो स्टॉक्स के ये यूज करते हैं उसके सिमिलर ही आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट सबसे कम होता है। आज के डेट में आप कहीं भी देखेंगे तो सब बोलते हैं ईटीएफ करो, म्यूचुअल फंड का सजेशन बहुत कम लोग देते हैं। ईटीएफ ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है आज के डेट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चैप्टर 2 खत्म है यहाँ पे। इम्पैक्ट कॉस्ट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन सिस्टम इज पुअर। लिक्विडिटी जहां पे ज्यादा हाई होगी, अच्छी होगी, वहां पे इम्पैक्ट कॉस्ट लो होना चाहिए, ना कि जहां पे खराब है, लिक्विडिटी नहीं है तो इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स। Which of the following cost is not actually paid by the market participant but arise due to lack of liquidity? लिक्विडिटी नहीं होने के कारण मार्केट पार्टिसिपेंट को जो पैसे पेड करने पड़ते हैं, जो एक्चुअली पेड नहीं होते लेकिन होता है ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, वो कहलाता है इम्पैक्ट कॉस्ट। ओनली 2 क्वेश्चंस थे यहां तक। एनी क्वेश्चन सर? नो सर। ऑल क्लियर यहां तक?